सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे सभी दोस्तों को। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का नवजीवन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, प्यारे दोस्तों, आपका चल रहा है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने पूर्ण रूप से मेवाड़ कंप्लीट कर लिया है। बीच से शुरू किया था, लेकिन आज से शुरू कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोतों की जानकारी। बात करेंगे कि आखिरकार राजस्थान के इतिहास के जानने के हमें क्या क्या सोर्सेस का सहारा लेना पड़ता है, किन किन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। एक दिन बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको रहने वाली नहीं है। अगर आप कक्षा 10 में हो तब भी राजस्थान का ये लगता है आपके स्रोत वाला सिस्टम। अगर बीए फर्स्ट ईयर में हो, बीए सेकेंड ईयर में हो, तो भी आपके राजस्थान के इतिहास के स्रोत लगते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की हिस्ट्री की क्लास को, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की स्रोत की। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये स्रोत आपको नाम दिखाई दे रहा है, क्या नाम दिखाई दे रहा है आपको? स्रोत नाम। स्रोत क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि राजस्थान का अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, किन किन चीज़ों से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसे ही कहते हैं साक्ष्य। सबूत को क्या कहते हैं? साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? स्रोत को कहते हैं सबूत। ठीक है, इसी को कहते हैं एविडेंस। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एविडेंस। यानी राजस्थान के इतिहास के हमें कौन कौन से स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं। तो ये तीन बात हो गई कि स्रोत को किन किन नामों से जाना जाता है। स्रोत को कहते हैं साक्ष्य, इसी को कहते हैं सबूत, और इसी को कहते हैं एविडेंस। एविडेंस इंग्लिश शब्द है सबूत का। देखिए, अगर राजस्थान का इतिहास आप पढ़ रहे हो तो राजस्थान के इतिहास को पढ़ने के तीन मुख्य भाग है। देखिए, तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं राजस्थान के इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से इतिहासकारों द्वारा बनाए गए हैं। राजस्थान के इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है, या फिर कह सकते हैं, मोटे रूप से कह सकते हैं, बांटा गया है। तो देखिए, पहला भाग आपका कौन सा आता है? पहला भाग का नाम है पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। ओके, ये आता है पुरातात्विक स्रोत भाग एक फर्स्ट में। देखो, दो में क्या है? इसमें एक तो आ जाता है विदेशी यात्री। कौन से? विदेशी यात्री आते हैं। और इसी में आ जाते हैं इतिहासकार। कौन आते हैं प्रिय विद्यार्थियों? इतिहासकार। ठीक है, दो की बात करी। अगर 3 नंबर पढ़े तो इसमें क्या आता है? साहित्य। साहित्य स्रोत, या फिर साहित्यिक स्रोत भी बोलते हैं। देखो, राजस्थान के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया, इनकी चर्चा करते हैं। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब, अर्थ क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत का अर्थ यही होता है कि जो साक्ष्य हमें जमीन से खुदाई में मिलते हैं, या फिर जमीन की खुदाई से जो हमें अवशेष मिलते हैं, उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ओके, एक आता है विदेश यात्री, कि बाहर का कोई व्यक्ति राजस्थान के अंदर, राजस्थान के भीतर आकर इतिहास का लेखन करे, उसको कहते हैं विदेशी यात्री। ओके, इतिहासकार, कि राजस्थान का ही कोई व्यक्ति है, वो अपने इलाके का हो सकता है, या फिर अपने जान पहचान का जो राजा है, जिसकी जानकारी उसे अधिक नॉलेज है, तो वो इस राज्य का क्या लिखेगा? इतिहास लिखेगा राजा का। तो वो गए इतिहासकार में। 3 नंबर आते हैं साहित्य, कि हमें राजस्थान के इतिहास में जो पढ़ते हैं उनमें हमने किन किन चीज़ों का सहारा लेना, यानी कि पुस्तकें कौन कौन सी है। इसमें पुस्तक आती है कि लिखित में कौन कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी पड़ती है अगर हम साहित्य स्रोत की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेकर चलेंगे पुरातात्विक स्रोत को। देखो, पुरातात्विक स्रोत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? मुख्य रूप से इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका आता है, देखो, पहला जो आपका आता है, इधर लिखा हूं मैं, एक आता है शिलालेख। क्या आता है?
इधर लिख रहा हूं आपका एक आता है शिलालेख आता है, ठीक है। एक आता है आपका सिक्के, ये आ गया एक। 2 नंबर की बात करूं तो एक आते हैं आपके सिक्के पुरातत्व, क्योंकि ये जमीन से खुदाई से मिले, बोतल दे रहा, सिक्के, ठीक है। और 3 नंबर की बात करूं तो एक आता है आपका मृद भांड। क्या आता है? मृद भांड आता है। मृद भांड क्या होता है पता है तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, उनके बाद इनका थोड़ा अंडरव्यू से हम बातचीत करेंगे सभी चीज की, तो आप बस बने रहिए। देखिए आगे बात करते हैं। शिलालेख, सिक्के, मृद भांड। अब देखो शिलालेखों को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आता है अभिलेख, क्या आता है? एक आता है अभिलेख, ठीक है। एक आपका आता है गुहालेख, क्या आता है प्रिय विद्यार्थियों? गुहालेख। और एक आपका मैं यहां लिख रहा हूं, एक आता है आपका स्तंभ लेख। कौन सा? स्तंभ लेख। ये बात कर ली, ठीक है। आगे देखिए, विदेश यात्री की अगर बात करें, विदेश यात्री की कौन सा बाहर का व्यक्ति राजस्थान में आकर राजस्थान का इतिहास लिखा है? तो आपको पता है राजस्थान का इतिहास किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। साथ में आप कॉपी में उतारिए ताकि बहुत अच्छे से आपको जानकारी मिल सके। कर्नल जेम्स टोड। और कौन है अगर आपको पता है तो एक आता है आपका मुनहोत नैंसी। मुनहोत नैंसी, ये जसवंत सिंह के दरबार का राजकवि था जोधपुर में, ठीक है। मुनहोत नैंसी, ठीक है। इस मुनहोत नैंसी को क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल, ठीक है। एक जो व्यक्ति हमारे सामने आता है उनका नाम यह है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर ओझा जी, हीराचंद में आप लिख लेना, मैं इसे शॉर्ट में जरा हूं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगर 4 नंबर व्यक्ति की और बात कर लेते हैं तो एक हमारे राजस्थान के फेमस कवि हुए थे, उस कवि का नाम है कवि बांकीदास। कौन? कवि बांकीदास, ठीक है। और 5 नंबर व्यक्ति की बात करें जिन्होंने राजस्थान के बीकानेर में आकर चारण जाति के ऊपर क्या लिखा? इतिहास लिखा, उसका नाम है एलपी तैसीतोरी। एलपी तैसीतोरी, ओके। एक अगर आपको पता है तो सज्जन सिंह ने, जिन्होंने शंभू सिंह ने, सॉरी, जिन्होंने आपके राजा की उपाधि दी, कवि राजा की उपाधि दी है, वो कौन है? शंभू सिंह ने कवि राजा की उपाधि किसने दी? श्यामल दास ददिवाड़िया। श्यामल दास ददिवाड़िया। देखो ये प्रमुख विदेश यात्री भी मान सकते अपने कर्नल जेम्स टोड को। मुनहोत नैंसी राजस्थान का इतिहासकार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो गया, कवि बांकीदास, एलपी तैसीतोरी हो गया, श्यामल दास ददिवाड़िया हो गया। ये आते हैं विदेशी यात्री, या फिर इतिहासकार भी भाग में बांट सकते हैं। एक आता है साहित्यिक, यानी कौन सी पुस्तक हमें लिखित मिलती है। अगर हम उस समय की चर्चा करें तो कौन सी पुस्तक देखने को मिलती है, तो इनको भी प्यारे विद्यार्थियों 2 भागों में बांटा गया है साहित्यिक स्रोतों को। कौन कौन से? एक आता है आपका धार्मिक, एक आता है आपका धर्मेतर। कौन सा? धार्मिक और धर्मेतर। धार्मिक जो धर्म की बातें बताता है, जो धर्म के ऊपर चलता है। और धर्म में कौन कौन से? सबसे पहले किस धर्म का उदय हुआ था? जैन और बौद्ध, 2 धर्म है, तो इसमें एक तो आता है जैन धर्म और एक आता है आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। धर्मेतर को भी मुख्य रूप से धर्मेतर में कौन सा ग्रंथ आता है? तो इसमें सिर्फ एक आता है, वो आपका है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो राजनीति शास्त्र पर आधारित है, ठीक है, राजनीति के ऊपर आधारित है। तो धर्मेतर में सिर्फ एक आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बल्कि धार्मिक में कौन आता है? जैन ग्रंथ आ जाते हैं और बौद्ध ग्रंथ आ जाते हैं, क्योंकि ये धर्म से संबंधित उस समय महाकाव्य या फिर ग्रंथ हुए थे।
तो ये विदेशी। थोड़ी बहुत इनकी बातचीत करें, हम सिक्के की बात करेंगे। शिलालेख, एक आता है आपके सामने अभिलेख, एक आता है गुहा लेख और एक आता है स्तंभ लेख। पहले इनकी चर्चा करते हैं। अभिलेख क्या होता है? देखो, इस तरह की एक शिला होती है, शिला यानी पत्थर, और पत्थर के ऊपर कुछ इस तरह का क्या है, लेख उत्कीर्ण किया हुआ है। क्या? लेख उत्कीर्ण किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की शिला आपको ये क्या कहलाती है? आपकी ये कहलाती है शिलालेख। शिलालेख। और शिलालेख की कौन सी है मतलब पद्धति है? अभिलेख। मतलब ये शिलालेख है, लेकिन किस पद्धति पर है या फिर कौन से भाग का है, अभिलेख भी कहते हैं। अगर शिलालेख आप न कहो तो भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभिलेख है। इस प्रकार का अभिलेख होता है। ये आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? हो सकता है तो ये आपको विद्यालय में देखने को मिल सकते हैं, विद्यालय में। जिस प्रकार शेर सिंह राजपुरोहित सरपंच साहब 2019 में ये कमरा निर्माण किया गया है, इस प्रकार की बातें। वो जो पत्थर पर लिखा होता है ना, वो शिलालेख आपका होता है, अभिलेख होता है। ठीक है। एक होता है गुहा लेख। गुहा का मतलब होता है, ये वैदिक कालीन की शब्दावली है गुहा, लेकिन आज हम क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं। जिस प्रकार अजंता की गुफा हो गई, अनेक गुफाएं हैं। देखिए गुफाएं किस प्रकार होती है, इस प्रकार की क्या होती है? गुफाएं होती है। अब गुफाओं के ऊपर वाला ये क्या है? सिरा है। उसमें इस प्रकार कुछ भांति वगैरह चित्र लिखे गए हैं, लिपियां लिखी गई है। गुफा के ऊपर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? गुहा लेख कहते हैं। ठीक है, ये आ गई दो अभिलेख आ गया, गुहा लेख। एक आता है स्तंभ लेख, यानी उस समय साम्राज्य के अंदर या फिर राजप्रसाद भवन में अंदर इस प्रकार के बड़े बड़े क्या लगे हुए? स्तंभ लगे हुए थे। स्तंभ यानी बड़े बड़े कह सकते हैं कि शिलाओं के द्वारा कटिंग करके इस तरह के, जिस प्रकार विजय स्तंभ है उस प्रकार बड़े बड़े स्तंभ चिनवाए गए थे। ठीक है, और स्तंभ के ऊपर यहाँ पर लेख उत्कीर्ण किया गया है। जिस प्रकार अगर महरौली का लोहा स्तंभ देखिए, वहां पर लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, तो वो क्या एक प्रकार का स्तंभ लेख है, तो इन्हें कहते हैं स्तंभ लेख। तो आशा करता हूं स्तंभ लेख, अभिलेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख, ये तीन चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ठीक है, अब बात करेंगे आपकी शिलालेख के बारे में। कुछ और तथ्य हैं उनकी, देखो यही बता रहा हूं मैं। ये जो शिलालेख है, देखो शिलालेखों का जो हम अध्ययन है वो एक ग्राफी है, उसको कहते हैं एपियोग्राफी में अध्ययन करते हैं। इनके अध्ययन करने का जो शास्त्र है या फिर किस में अध्ययन करते हैं? अभिलेखों का अध्ययन हम एपियोग्राफी में करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि अभिलेखों का अध्ययन हम किस ग्रंथ में या फिर कौन सी पद्धति में करते हैं? तो उस पद्धति या फिर ज्योमेट्रिक ट्रिक कहे तो एपियोग्राफी नाम हमें मिलता है। देखिए, ठीक है, एपियोग्राफी। देखो भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने बनवाए या फिर किसके मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपके राजा अशोक के। ठीक है, अशोक ने सबसे पहले भारत में अभिलेख बनवाए। ठीक है, लेकिन इन्होंने प्रेरणा कहां से ली, अर्थात ये मतलब शिलालेख लगवाना कहां से सीखा? तो प्रेरणा इन्होंने ली है ईरानी शासकों से। ईरानी शासकों से इन्होंने क्या ली है? प्रेरणा ली है। ठीक है, ये आ गया। अब एपियोग्राफी में अध्ययन होता है, सबसे पहले भारत में अशोक के शिलालेख मिलते हैं, और प्रेरणा कहां से ली है? ईरानी शासकों से ली है। ठीक है, अगर आपने सुना है कि भाई मंदिर होते हैं, मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है परिस्थिति, ये परिस्थिति है वो अभिलेख या फिर शिलालेख का ही क्या है? एक प्रकार का छोटा रूप है परिस्थिति। ये शब्द है, देखो परिस्थिति। परिस्थिति, परिस्थिति क्या होती है? देखो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़े, उसमें अनेक सारी परिस्थितियां, जगन्नाथ परिस्थिति, विजय स्तंभ परिस्थिति, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति, जैन कीर्ति स्तंभ परिस्थिति, अनेक नाम मिले हैं। तो परिस्थिति क्या होती है? परिस्थिति अभिलेख का एक छोटा रूप है। परिस्थिति यानी पत्थर का वो भी टुकड़ा है और वो भी पत्थर का टुकड़ा। परिस्थिति, देखो परिस्थिति कहते हैं किसी भी वंश या राजा, किसी भी वंश या राजा की प्रशंसा की गई है उसे परिस्थिति कहते हैं। राजा की प्रशंसा को ही परिस्थिति कहते हैं। अब याद रखना परिस्थिति क्या होता है कि कोई भी वंश हो सकता है, कोई भी राजा हो सकता है, कोई भी राजकुमार हो सकता है, कोई भी राजकुमारी हो सकती है, कोई भी पीएम हो सकता है, कोई भी सीएम हो सकता है। तो उन सबकी कोई प्रशंसा करते हैं और उनकी जो प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है? परिस्थिति कहलाता है। तो यह परिस्थिति हो गई। ठीक है,
शिलालेख की चर्चा कर ली। अब 2 नंबर आते हैं सिक्के, कि सिक्कों से हमें किस प्रकार जानकारी मिलती है। सबसे पहले तो आपको बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि सिक्के हैं वो जमीन से खोदने से मिलते हैं, ठीक है। अब सिक्के हैं, देखो मैं यहां लिख रहा हूं सिक्के। अब सिक्के से आप सोचो क्या क्या जानकारी मिल सकती है। सबसे पहले सिक्कों से मिल सकती है हमें जानकारी साम्राज्य विस्तार की, साम्राज्य विस्तार की, ठीक है। साम्राज्य विस्तार की जानकारी सिक्कों से किस प्रकार मिल सकती है कि मान लीजिए कोई भी सिक्का मिला है आपको, उस सिक्के में साम्राज्य का नाम है, कहां तक सीमा है, सब कुछ अंकित होता है, ठीक है, पहले के जमाने के सिक्के में, ठीक है। ये बात कर ली कि साम्राज्य विस्तार या फिर साम्राज्य की जो कितनी आपकी जो एरिया है साम्राज्य का, उसकी जानकारी। 2 नंबर की बात करें तो साम्राज्य में एक आता है आपका धर्म, कि वो कौन से धर्म का था, उसकी भी जानकारी सिक्कों से देखने को मिलती है। हो सकता है कि यानी वो बौद्ध धर्म का हो तो कोई बौद्ध मूर्ति लगवा ली है, जैन का तो कोई जैन कीर्ति स्तंभ या छोटी कोई जैन की मूर्ति लगा ली है, हिंदू है तो उन्होंने भगवान सूर्य या फिर भगवान कृष्ण कोई भी लगा ली है, तो धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और इनके बारे में जानकारी क्या मिलती है, तो आपके सिक्के से जानकारी मिलती है आपके धार्मिक, ठीक है, इसी में आ जाता है आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में, कि आप धार्मिक धर्म किसको मानते हो, आर्थिक, आर्थिक जैसे आर्थिक मैं बता दूं कि आपकी आजीविका का क्या साधन है। कुछ मतलब सिक्के ऐसे मिले हैं जिसपे गेहूं के निशान हैं या फिर कुछ जो भी खाद्य सामग्री उनके निशान मिले हैं। एक आता सामाजिक, परिवार कौन सा था, देखो परिवार की ऐसी है कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मोहरे मिले, उसमें क्या है, सिक्के भी मिले मोहनजोदड़ो से 1-2, तो उसमें क्या है कि ऊपर मूर्ति का चित्र अंकित है, उसमें मतलब नग्न अवस्था में मूर्ति है या फिर पशु बलि की मूर्ति है, एक औरत का इस प्रकार का एक मतलब चित्र मिला है औरत का सिक्के के ऊपर, तो उस समय मतलब होता है कि वो समाज था क्या था, पितृ सत्तात्मक था या फिर मातृ सत्तात्मक था, लेकिन हड़प्पा क्या था, अपना मातृ सत्तात्मक था, तो उसकी जानकारी हो गई। ये तो हो गया सिक्कों के बारे में जानकारी, कि सिक्के की जानकारी किस किस से प्राप्त होती है। एक आपका रह गया वो है मृदबांड। मृदबांड की भी जानकारी लेते हैं, साथ में भाई नोट्स बनाइए क्योंकि बहुत अच्छा मैटर है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मैटर। देखिए मृदबांड है, ठीक है। मृदबांड को ही मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है प्रिय विद्यार्थियों। मृदबांड को कौन कौन से, एक है निम्न स्तर, कौन सा, एक है निम्न स्तर का मृदबांड, एक है आपके मध्य स्तर का मृदबांड और एक आता है उच्च स्तर का मृदबांड, उच्च स्तर, ठीक है। देखिए निम्न स्तर जो भी मृदबांड क्या होता है, मृदबांड बर्तन को मृदबांड कहते हैं, बर्तन वगैरह होता है ना घर में, उसको मृदबांड कहते हैं। निम्न स्तर एक होता है, मध्य स्तर एक होता है, उच्च स्तर, वो 3 किस प्रकार है देखें। जो निम्न स्तर है उसमें क्या होगा, जो भी बर्तन भांडा होगा ना, उसका जो रंग होगा, क्या होगा, रंग होगा, एक तो वो होगा काला रंग और एक होगा आपका लाल रंग, ये 2 रंग हो गए, ठीक है। ऊपर होगा काला और नीचे होगा लाल कलर, जो भी मर्दबांड है। लेकिन मध्य स्तर में जो मर्दबांड मिले हैं उसमें ऊपर की साइड में तो लाल कलर है लेकिन नीचे क्या है, काला कलर है, ठीक है। उच्च स्तर के पाषाण, उच्च स्तर के मर्दबांड वो होते हैं जिसमें आपको जो भी इनका रंग है वो कैसा होगा, चित्रित धूसर, चित्रित धूसर, चित्रित धूसर यानी कुछ मिलावट सा, मतलब ऐसे कहे तो जो आपके ऊंट का रंग होता है, ऊंट का रंग, और आपकी जो बिल्ली का कलर होता है, बिल्ली सफेद होती है, एक ब्लैक यानी छिपके वाली होती है, तो उन जो कलर होता है उसे कहते हैं चित्रित धूसर, तो वो आपका रंग मिल सकता है। तो ये है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, 3 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक, विदेश यात्री, इतिहासकार, साहित्यिक स्रोत। इसमें आते हैं शिलालेख, सिक्के, मृदबांड, इसमें आते हैं आपके विदेश यात्री आते हैं, इतिहासकार जिस प्रकार कर्नल जेम्स स्टुअर्ट, मुणोत्लेंड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कवि बांकीदास, एलपी सितौरी, श्यामलदास दिवाड़िया। इसमें 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक और धर्मेतर। धार्मिक में जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, और धर्मेतर में कौटिल्य का अर्थशास्त्र। सिक्के को सिक्के में क्या क्या जानकारी मिलती है, धर्म के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में, और सामाजिक हो गई आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिलती है। मृदबांड 3 प्रकार के होते हैं, निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर। रंग होता है काला व लाल, लेकिन दूसरे का पहला ऊपर का लाल होता है, नीचे का ब्लैक होता है। उच्च स्तर की बात करें तो चित्रित धूसर के मृदबांड होते हैं।
ये कर लिया हमने पुरातात्विक। अगर बीए सेकेंड ईयर बीए फर्स्ट ईयर की बात करें इतना ही काफी है, राजस्थान के इतिहास में स्रोत इतने लगते हैं। बड़े स्तर की रेट परीक्षा की बात करें, कुछ अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो अब आपके जो कर्नल जेम्स टोड है उनका भी इतिहास आता है। साथ में ये धार्मिक है जैन बौद्ध, ये तो आप जानते हो वैसे, तो इनके भी एक व्यक्ति को लेकर हम चलेंगे सभी को, लेकिन ये राजस्थान के इतिहास को बारीकी से न समझ कर छोटे मोटे रूप से देखें तो ये आपको काफी रहेगा। तो ये है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अगर आप अच्छा लगा तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पर, क्योंकि इसी प्रकार की एजुकेशन और नॉलेज के वीडियो इस नवजीवन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का।